मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, दो तरह के सिग्नलिंग आज हम देखेंगे। एक वेंट सिग्नलिंग देखेंगे, हेजॉग सिग्नलिंग देखेंगे, प्लस ड्रोसोफिला में वो सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के बारे में आपको मैं कुछ बताऊंगा जो इसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये दो सिग्नलिंग अगर आपको पता है तो आप उसको कोरिलेट करके सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स इन ड्रोसोफिला वो आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं वीडियो को इस तरह से फ्रेम कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स CSIR में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके रिलेटेड, इसी सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स इन ड्रोसोफिला में इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये दो सिग्नलिंग पाथवे देख लेते हैं। तो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे हेजॉग सिग्नलिंग के बारे में। हम डिसाइड करेंगे हेजॉग सिग्नलिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में हम डिसाइड करेंगे, और वी कैन से दैट डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, हेजॉग सिग्नलिंग क्या होती है, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्या महत्व रखती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका क्या रोल है। तो एक्चुअली में हेजॉग क्या है, एक तरह का मॉर्फोजन ही है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है मॉर्फोजन वाली, तो प्लीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस मॉर्फोजन वाली देख लीजिएगा, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मॉर्फोजन्स क्या होते हैं, उनका क्या रोल है। ठीक है, तो हेजॉग भी उसी तरह का एक मॉर्फोजन है। अगर मेरी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको फोर्स करूँगा कि आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाएं, मेरी YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मॉर्फोजन नाम की वीडियो है, वो आप प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मॉर्फोजन्स के बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि वो क्या होते हैं, उनका क्या रोल है। ठीक है, तो हेजॉग की बात करेंगे। हेजॉग भी जो है एक तरह का क्या है, मॉर्फोजन ही है। ठीक है, तो अच्छा, तो हेजॉग की बात हम कर रहे थे। ठीक है, हेजॉग के बारे में हम बताना चाह रहे थे कि ये क्या है। ये तो सबसे पहले एक की बात बताई हमने कि ये क्या है, एक मॉर्फोजन है। ठीक है, ये कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो प्रोसेस किस तरह से करता है। ठीक है, प्रोसेस इन ए मैनर ओनली एन टर्मिनल इज फंक्शनल, रिक्वायर्ड कोलेस्ट्रोल इन ऑर्डर टू फंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये इसका सिर्फ एन टर्मिनल जो है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, और इसे कोलेस्ट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, फंक्शन करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ये हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, टू इंड्यूस ए पार्टिकुलर सेल टाइप एंड डेवलप बाउंड्रीज बिटवीन द टिश्यूज। ठीक है, तो ये टिश्यूज़ में बाउंड्रीज बनाने के काम आता है। ठीक है, तो जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे ना फ्रेंड्स, तो चार तरह के हेजॉग्स होते हैं। डिजर्ट हेजॉग हो गया, ठीक है, इंडियन हेजॉग आ गया, सोनिक हेजॉग आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिजर्ट हेजॉग के बारे में। वो सर्टोली सेल्स के पास होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सर्टोली सेल्स एक्सप्रेस करते हैं डिजर्ट हेजॉग को। ठीक है, अगर डिजर्ट हेजॉग नहीं है, अगर ये एब्सेंट हो जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो डिफेक्टिव होगी। ठीक है, अगर डिजर्ट हेजॉग नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है, तो इंडियन हेजॉग की बात करते हैं, वो गट में होगा, कार्टिलेज में होगा। ठीक है, तो सोनिक हेजॉग की बात करेंगे, उसके तरह तरह के अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। ठीक है, सबसे पहला तो उसका ये है कि वो फेशियल मॉर्फोजेनेसिस, दैट मीन्स आई की डेवलपमेंट करवाएगा,
उसके बाद लिम्ब की डेवलपमेंट भी करवाएगा, मेंटेन एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी, ठीक है। बर्ड्स में ये क्या करेगा, फीदर की डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, सो गाइज हम आपको बताएंगे हेजॉग पाथवे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी तक हम, ठीक है। हेजॉग पाथवे की बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम देखते हैं कि अगर हेजॉग नहीं है तो क्या होगा, और जब हेजॉग है तो तब क्या होगा। एक्चुअली में ये सारा का सारा जो है ये सिग्नलिंग कैस्केड है। ये किसी भी तरह के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये होंगे तो पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसिस होगी। अगर ये नहीं है, हेजॉग नहीं है, मॉर्फोजेंस ग्रेडियंट नहीं है, तो पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे जब हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे, तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर हेजॉग नहीं है तो हेजॉग का जो ये जो है रिसेप्टर होता है जिसे हम पैच्ड बोलते हैं, ठीक है। पैच्ड जो है ये हेजॉग का क्या है, रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो अगर हेजॉग नहीं है तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा हेजॉग नहीं है तो पैच्ड जो है वो एक्टिव होगा। अगर पैच एक्टिव है तो वो स्मूथन्ड को इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है, इनहिबिट करके रखता है, ठीक है। तो जब ये पैच स्मूथन्ड को इनहिबिट कर रहा है, डिग्रेड कर देगा उसको, ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो आप देखिएगा ये CI नाम का एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है, जिसको क्यूबियस इंटरप्टस भी कहते हैं हम, ठीक है, CI। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। ये देखिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, फ्यूज्ड एंड cos2 are keep 7। CI जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद फ्यूज्ड। ये मौका देगा PKA एंड स्लिम्ब को। ये दो तरह के प्रोटीन्स हैं जो क्यूबियस इंटरप्टस की फास्फोराइलेशन करेंगे, इसको क्लीव करेंगे दो में, ठीक है। और इससे क्या बनेगा, CI रिप्रेसर बनेगा, न्यूक्लियस में जाएंगे और वो वहाँ पे क्या पर्टिकुलर टाइप की ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देंगे और किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन रोक देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ आई आपको, अगर हेजॉग नहीं है तब पैच जो है वह एक्टिव होगा, स्मूथन्ड को इनएक्टिवेट कर देगा वो, ठीक है। तो जैसे ही स्मूथन्ड इनएक्टिवेट है तो CI नाम का एक प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फ्यूज्ड एंड cos की 7 ये सब मिल के जो है क्यूबियस इंटरप्टस को होल्ड करके रखते हैं, टेथड करके रखते हैं। तो जिसकी वजह से PKA एंड स्लिम्ब जो है उनको मौका मिल जाता है, इसकी फास्फोराइलेशन कर देते हैं, डिग्रेड करेंगे इसको CI रिप्रेसर में, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस में जाएंगे, न्यूक्लियस में जाके ये पर्टिकुलर तरह के प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन को रोक देंगे। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे अगर हेजॉग आ जाता है, ठीक है, हेजॉग एक मॉर्फोजन है, अगर आ जाता है, ठीक है, तो वो अपने पैच रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पैच रिसेप्टर के साथ वो बाइंड करेगा तो स्मूथन्ड को इनहिबिट करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से जब हेजॉग आएगा वो पैच को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब तो यही है ना कि हेजॉग आया तो उसने पैच की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया, जो कि अगर हेजॉग नहीं है तो वहाँ पे वो पैच एक्टिव होगा, वो स्मूथन्ड को इनएक्टिवेट कर देगा। बट इस केस में क्या होगा कि हेजॉग आएगा वो पैच को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो पैच को जैसे ही उसने इनहिबिट किया तो स्मूथन्ड की इनएक्टिवेट करने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है। जो स्मूथन्ड है ना ये भी एक तरह का प्रोटीन ही है, ठीक है, इसको इनएक्टिवेट करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये PKA, ये दो तरह के प्रोटीन्स हैं, PKA एंड स्लिम्ब, इन दोनों की फास्फोराइलेशन करेगा कौन, ये स्मूथन्ड जाएगा, ये फास्फोराइलेशन करेगा PKA की एंड स्लिम्ब की फास्फोराइलेशन करेगा। और तो देखिएगा
क्या हुआ, समुतंड ने PKA की फास्फोलाइजेशन की, सिलिम्ब की फास्फोलाइजेशन करी, जिनका काम क्या था CI को क्लीव करना, ठीक है। तो इसने इनकी फास्फोलाइजेशन करने के बाद इसको इनहिबिट कर दिया, PKA को, सिलिम्ब को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही इनकी इनहिबिशन हो गई, फर्दर इसने कॉस एंड फ्यूज्ड की भी इनहिबिशन कर दी एंड CI को रिलीज करवा दिया फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल से। तो CI अभी जो है वो क्लीव्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एक किस्म का एक्टिवेटर ही है, यहाँ पे न्यूक्लियस में जाएगा, वेटर का काम करेगा और पर्टिकुलर तरह के CBP के साथ बाइंड करेगा और पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन की क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। और वी कैन से दैट हैजहॉग रिस्पॉन्स जीन्स की एक्टिवेशन करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू वेंट सिग्नलिंग। होप आपको हैजहॉग सिग्नलिंग समझ में आ गई होगी। तो गाइस अब हम देखेंगे वेंट सिग्नलिंग कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे इस केस में वेंट नहीं है, ठीक है, वेंट नहीं है। और अगर वेंट मॉर्फोजन आ जाता है तब क्या होता है, ठीक है। अगर देखिए फर्स्ट केस में अगर वेंट नहीं है तो इसका जो रिसेप्टर है फ्रीजेल्ड वो इनएक्टिव है, ठीक है, डिसवेल्ड भी इनएक्टिव है, ठीक है। कहने का मतलब है अभी ये एक्टिवेट नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ये बीटा कैटेनिन नाम का एक ऐसा फैक्टर है जिसकी APC जो है, जिसको जो है APC GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेसिस काइनेज 3 जो है, ये क्या करेगा, ये ऑक्सिन के साथ प्लस APC के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो बीटा कैटेनिन को टेथर करेगा अपने साथ और उसकी यूबिक्यूटिनाइजेशन करेगा बाई प्रोटियोसोम एंड डिग्रेड कर देगा बीटा कैटेनिन को। तो जैसे ही बीटा कैटेनिन की डिग्रेडेशन हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में एंटर नहीं होगा, तो जिससे वेंट रिस्पॉन्सिव जीन्स हैं उनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। क्यों? बीटा कैटेनिन इज यूबिक्यूटिनाइजेशन एंड डिग्रेडेड। जब वेंट नहीं है तो इवेंट नहीं है उस केस में क्या होगा, फ्रीजेल्ड इनएक्टिव है, डिसवेल्ड इनएक्टिव है। तो APC अलॉन्ग विद ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेज 3 ये ऑक्सिन के साथ मिलके बीटा कैटेनिन की डिग्रेडेशन करेंगे। ये मैंने आपको वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है कैंसर अगर पार्ट 2 आपने अगर देखा नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वहाँ पे देखिएगा। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताया है कि अगर ये बीटा कैटेनिन सिग्नलिंग जो है ये अगर हाइपर एक्टिवेट हो जाती है तो ये एक प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजेनिक भी बन जाती है, ठीक है। तो सेल प्रोलिफरेशन इसका काम रहेगा, सर्वाइवल इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या है कैंसर प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा वेंट नहीं है तो फ्रीजेल्ड इनएक्टिव है, डिसवेल्ड भी इनएक्टिव है। तो APC GSK3 ऑक्सिन तीनों मिलके बीटा कैटेनिन की क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे, यूबिक्यूटिनाइजेशन करेंगे बाय प्रोटियोसोमल कॉम्प्लेक्स से। तो दैट मीन्स नो वेंट रिस्पॉन्सिव जीन्स विल बी देयर, ठीक है। तो सेकंड केस में अगर हम देखेंगे, मान लो कि वेंट एक मॉर्फोजन है वो आ जाता है, तो वो जैसे ही फ्रीजेल्ड के साथ अटैच होगा एक्टिवेशन हो जाएगी, डिसवेल्ड की एक्टिवेशन कर देगा। तो जैसे ही इस डिसवेल्ड की एक्टिवेशन हो जाएगी, ये इस वाले कॉम्प्लेक्स को GSK3 बीटा ऑक्सिन APC GSK3 बीटा ऑक्सिन की फास्फोलाइजेशन करेगा और इसको रिक्रूट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, ठीक है, टू द मेम्ब्रेन के पास। जैसे इसने इसकी फास्फोलाइजेशन कर दी, रिक्रूटमेंट कर दी, तो APC इनएक्टिव हो जाएगा और जिसकी वजह से बीटा कैटेनिन फ्री रहेगा। तो इनकी यूबिक्यूटिनाइजेशन करने वाला कोई नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा, ये न्यूक्लियस में जाएगा, बीटा कैटेनिन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह रोल करेगा एंड ये क्या करवाएगा, वहाँ पे उन प्रोटीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा जो रिक्वायर्ड होंगे वेंट रिस्पॉन्सिव जीन्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपने एक पाथवे देखना है तो ये देखिएगा, वेंट फ्रीजेल्ड इसका रिसेप्टर है LRP5 R6,
डिशी वेल्ड की एक्टिवेशन करेगा। डिशी वेल्ड अगर एक्टिव है तो GSK3 बीटा इनएक्टिव हो जाएगा। तो अगर इनएक्टिव है देन मीन्स बीटा कैटेनिन की डिग्रेडेशन करने वाला कोई नहीं रहेगा, वो न्यूक्लियस में जाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा पर्टिकुलर जीन की। तो देखिए वेंट जो है वो दूसरी तरह की सिग्नलिंग भी करवाता है, ठीक है। देखिएगा प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे भी करवाता है, कौन शो करवाता है, वेंट, ठीक है। कौन सा, प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे प्लस वेंट और कैल्शियम पाथवे, ये 3 पाथवे किसका काम है, वेंट का ही काम है, ठीक है। वेंट पाथवे में वो क्या करेगा, सबसे पहले ये देखिएगा आप यहाँ पे सेल पोलरिटी पाथवे कहने का मतलब ये है साइटोस्केलेटन में चेंजेस ले आएगा, ठीक है। तो जैसे ही वेंट आएगा, डिशी वेल्ड एक्टिव है तो रो जीटीपेजेस की एक्टिवेशन करेगा। तो जो रो जीटीपेजेस जो है वो जंक नाम के एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक्टिवेशन करवाएगा, जो साइटोस्केलेटन की रीअरेंजमेंट करवाएंगे, जिनसे सेल शेप एंड बिहेवियर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जीन की ट्रांसक्रिप्शन भी होगी, ठीक है। तो ये प्लेनर सेल पोलरिटी पाथवे है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये पाथवे जो है ये किसकी वजह से होता है, हेजॉग की वजह से, वेंट, तो वेंट ऑप्शन रहेगा उसका। तीसरी एक सिग्नलिंग है जो कैल्शियम पाथवे के ज़रिए ये करवाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन के रिलीज़ करवाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा जैसे ही अगर वेंट आया तो वो LRP रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा, जो अल्फ़ा और गामा एंड बीटा, अल्फ़ा पे GTP लगेगा, उससे बाद अल्फ़ा जो है PLC की एक्टिवेशन करवाएगा, अल्फ़ा जो है वो PLC की एक्टिवेशन करवाएगा, ठीक है। ये देखिएगा ना, इस केस में वेंट आया कैल्शियम के साथ, ठीक है। ये जो RYK के साथ इंटरेक्ट करेगा, डिशी वेल्ड की एक्टिवेशन हो जाएगी, जी अल्फ़ा जो है ये GTP के साथ जुड़ जाएगा एंड PLC की फास्फोरिलेशन करेगा। PLC जो है PIP2 को क्लीव करेगा IP3 में। IP3 का क्या काम है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का रिलीज़ करवाएगा, जो जिसका क्या काम होगा, मल्टीपल रेगुलेशन ऑफ मल्टीपल प्रोटीन्स ऑफ टारगेट जीन एक्सप्रेस ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। तो गाइस अगर आपको वेंट एंड हेजॉग सिग्नलिंग अगर आपको अभी तक समझ आ गई होगी तो आपको ये ड्रोसोफिला में सेगमेंट पोलरिटी जीन्स एंग्रेल्ड एंड विंगलेस के बारे में समझने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि CSIR ने यहाँ से इस बार एक क्वेश्चन पुट आउट किया था, उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि कैसे इसमें सेगमेंट पोलरिटी जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये टॉपिक समझने के लिए पहले वेंट और हेजॉग सिग्नलिंग इसलिए ज़रूरी पढ़ना था क्योंकि अगर आपको वो सिग्नलिंग नहीं पता तो आप इस पाथवे को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। एंड ये जो टॉपिक है ये सेगमेंट पोलरिटी जीन्स, ये भी अलग से एक टॉपिक है, ये कंप्लीट एक टॉपिक है, वो भी पढ़ाना है। बट ये इस सेगमेंट पोलरिटी को इन सिग्नलिंग के साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तभी समझ आएगा, अदरवाइज़ ये समझ में नहीं आता। तो देखिएगा सबसे पहले ये देखिएगा आप ये ड्रोसोफिला की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा ड्रोसोफिला में जो ये सेगमेंट्स हैं ये कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट कहलाएगा और पैरा सेगमेंट जो है वो सेगमेंट के हाफ से दूसरे सेगमेंट के हाफ तक चले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा गाइस, सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन बाई प्रोडक्ट ऑफ पेयर रूल जीन्स, ठीक है। कहने का मतलब है ये एंटीरियर वाला रीजन है और ये पोस्टीरियर वाला रीजन है, ठीक है। एंटीरियर वाला रीजन एंड द पोस्टीरियर वाला रीजन। ये EV क्या है, ये जीन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, ठीक है। FTZ क्या है, ये प्राइमरी जीन्स है हमारे पास, कुछ प्राइमरी ये ईवनेस एंड फूजी तराजू की बात करेंगे हम, FTZ को जो बोला जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ पे ईव एंड फूजी तराजू की FTZ जो है
ईवनेस बोलेंगे इसको हम, ठीक है। जहाँ जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी हमें, वहाँ पे एंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, एंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन होगा। और जहाँ जहाँ पे ये FTZ एंड EWE इन सब का एक्सप्रेशन जहाँ जहाँ पे कम होगा, तो वहाँ पे विंगलेस अपना एक्सप्रेशन दिखाने को मिलेगा, ठीक है। विंगलेस जो है अपना एक्सप्रेशन वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले कैसे इंटरेक्शन होगी एंग्रेल्ड एंड विंगलेस के बारे में, ठीक है। जब हम ये एक सेगमेंट की बात करेंगे आप, तो ठीक है, जब हम सेगमेंट की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सेगमेंट की। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया गाइस, मैंने आपको ये बताया कि जो एक्सप्रेशन होगा विंगलेस एंड एंग्रेल्ड का, ठीक है, इसको कौन इनिशिएट करेगा, ये पेयर रूल जीन्स जो हैं इनको क्या करेंगे, जो पेयर रूल जीन है इनके एक्सप्रेशन को इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एंग्रेल्ड जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द सेल्स दैट, और मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ पे ईवनेस एंड FTZ का एक्सप्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे एंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और जहाँ पे इन दोनों का एक्सप्रेशन कम है वहाँ पे विंगलेस जो है वो एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखिएगा फ्रेंड्स, विंगलेस की बात करेंगे अब। ये देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा आप, ठीक है, देखिएगा एंग्रेल्ड जो है, देखिएगा ये देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझिएगा आप, ठीक है। देखिएगा, ये देखिएगा, ये जो ट्रांसक्रिप्शन नाउ, ये देखिएगा, ये 2 सेगमेंट दिखाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देखिए विंगलेस जो है एक तरह का सिक्रेटरी प्रोटीन है जिसकी ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाएगा, हैजॉग। जैसे ही हैजॉग सिग्नलिंग से विंगलेस की सिंथेसिस होगी, ठीक है। कौन सी सिग्नलिंग जब चल रही होगी, जब हैजॉग की सिग्नलिंग चल रही होगी तो विंगलेस प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, ठीक है। तो जैसे ही विंगलेस प्रोटीन बनेगा वो वेंट का काम करेगा, वेंट सिग्नलिंग कैस्केड। तो मैंने आपको अभी वीडियो में बताया है कि अगर वेंट है तो वो फ्रीजल्ड, दैट मीन्स उसका जो रिसेप्टर होगा उसे हम बोलेंगे फ्रीजल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो वेंट है तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो उसका रिसेप्टर होगा उसे हम बोलेंगे फ्रीजल्ड रिसेप्टर। तो देखिएगा, जैसे ही वेंट आया वो फ्रीजल्ड के साथ जुड़ा, तो फ्रीजल्ड के पास जुड़ने के बाद वो क्या करेगा, डिश विल्ड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो जैसे ही डिश विल्ड एक्टिवेट हो जाएगा वो इनहिबिट करेगा GSK3 को, ठीक है। जैसे ही GSK3 की इनहिबिशन हो जाएगी तो बीटा कैटेनिन को कोई क्लीव करने वाला नहीं होगा और इसकी पॉलीयूबिक्विनोलाइजेशन नहीं हो पाएगी, तो ये न्यूक्लियस में जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा एंग्रेल्ड हैजॉग प्रोटीन का, एंग्रेल्ड हैजॉग का। तो हैजॉग जो है वो सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो एक तरह का मॉर्फोजन का की तरह ही यहाँ पे भी काम कर रहा है ना, सेगमेंट की सिंथेसिस करवा रहा है ना। तो देखिएगा एंग्रेल्ड ने क्या किया, हैजॉग जो है इसको क्या किया, हैजॉग प्रोटीन की डिफ्यूजन की, तो वो जाएगा नियर बाई दूसरे सेल्स के ऊपर जो है वो पैच्ड होगा प्रेजेंट, जो हैजॉग का रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। वो सिग्नलिंग यहाँ पे दिखाई है कि जैसे ही हैजॉग निकला तो ये रिसेप्टर पैच के साथ जुड़ेगा, तो जैसे ही पैच के साथ जुड़ेगा तो पैच की इनहिबिशन हो जाएगी। तो सुमुथन प्रोटीन किसकी फास्फोलाइजेशन करेगा फ्रेंड्स, PKA एंड सिलिम्ब, जो यहाँ पे शो नहीं हुए हैं बट मैंने आपको पाथवे में बताया है कि उनकी क्या करेगा, ये इनहिबिशन करेगा। तो जिससे क्या होगा, क्यूबिस इंटरप्टर्स जो है वो अनक्लीव्ड, वो क्लीव नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियस में जाएंगे, ये CI जो है न्यूक्लियस में जाएगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा विंगलेस प्रोटीन की। तो विंगलेस को ये क्या कर देगा, सेक्रीट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी सेगमेंट की पोलैरिटी होती है, किसकी, सेगमेंट की पोलैरिटी होती है, ठीक है, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स। तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है गाइस। क्या समझ में आया आपको?
देखिएगा इंग्रेल्ड नाम के क्या किया, इंग्रेल्ड जो है वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है, सेगमेंट के, ठीक है। तो उसने क्या हेजॉग प्रोटीन की डिफ्यूजन करवा दी, तो वो नियर बाई सेल्स के रिसेप्टर के पास जाएगा, जो पैच्ड होगा रिसेप्टर के साथ जाएगा, जुड़ेगा और वहाँ पे क्या करवाएगा, विंगलेस की सिंथेसिस करवाएगी। ये दो मार्फोजन बहुत ही नेसेसरी हैं किसके लिए, इसी की सिंथेसिस के लिए, ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के लिए। अब देखिएगा गाइस, CSIR ने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ था इस बारी। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, उसने ये बताया था कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ हिज ड्रोसोफिला इज़ डिफाइंड बाय विंगलेस एंड एंग्रेल्ड जीन। कहने का मतलब ये है कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है ड्रोसोफिला का, कौन डिफाइन करेगा, विंगलेस एंड एंग्रेल्ड जीन। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन टुवर्ड्स द एक्सप्लेनिंग देयर रेगुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे उसने, तो आपने इसका सही स्टेटमेंट पता करना था क्या था। सबसे पहला इसने दिया है विंगलेस इज ए सेक्रेटरी फैक्टर। तो देखिएगा आप, क्या ये सच में सेक्रेटरी फैक्टर है? तो देखिएगा विंगलेस प्रोटीन है, तो ये इसको कोई एक सेल सिक्रीट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, एक सेक्रेटरी फैक्टर है। तो ए स्टेटमेंट आपका हो गया कंफर्म, ठीक है, विंगलेस इज ए सेक्रेटरी फैक्टर। तो देखिएगा अगर आपको इतना ही पता होगा ना, विंगलेस इज ए सेक्रेटरी फैक्टर, तो अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो 4 नंबर ऐसे ही ले जाता है। इसको पता है एक एक स्टेटमेंट में देखना है, तो वो तो ठीक ही है। तो दैट मीन्स आंसर इसका 4th हो जाना था। फिर भी देखिएगा आप बी वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप, ठीक है, देखेंगे क्या लिखा है CSIR ने, एंग्रेल्ड इज ए सेक्रेटरी फैक्टर एंड फॉर्म्स ए लॉन्ग रेंज ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसने बोला कि जो एंग्रेल्ड है, ये एंग्रेल्ड को इसने बोला कि ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। क्या बोला इसने, सेक्रेटरी फैक्टर है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाता है ना, एंग्रेल्ड कहाँ है यहाँ पे सेक्रेटरी फैक्टर, दिख रहा है आपको? नहीं, ये क्या है, एक प्रोटीन है जो हेजॉग सेक्रेटरी फैक्टर की सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो एंग्रेल्ड बी स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत हो गया भाई, 1 भी गलत है तो 3 भी गलत है, ठीक। बचा सेकंड को देखेंगे आप, एंग्रेल्ड रेगुलेट्स विंगलेस थ्रू हेजॉग विच फॉर्म्स ए शॉर्ट रेंज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कहने को ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जो एंग्रेल्ड है ये विंगलेस को रेगुलेट करता है वाया हेजॉग सिग्नलिंग से, हेजॉग मॉर्फोजन से जो है ये विंगलेस प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी भी सही है, तो सी देखेंगे आप, 4th में भी है, ए भी है, सी भी है एंड डी की बात करेंगे। देखो, बीटा कैटेनिन होमोलॉग इज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अपस्ट्रीम ऑफ ए एंग्रेल्ड विच गेट्स क्लीव्ड बाय GSK3 होमोलॉग, ठीक है। तो देखिएगा ये स्टेटमेंट देखेगा, बीटा कैटेनिन होमोलॉग इज ए मॉलिक्यूल अपस्ट्रीम ऑफ एंग्रेल्ड के ऊपर होता है ये, ठीक है। तो जिसको कौन क्लीव करता है, GSK3 बीटा, बिल्कुल सही बोल रहा है ये भी, ठीक है। देखिएगा बीटा कैटेनिन यहाँ पे है, एंग्रेल्ड के अपस्ट्रीम पे होगा, ठीक है। तो इसकी क्लीवेज कौन करेगा, GSK3 करेगा, ये आपको मैंने पाथवे में बताया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, CD। तो एक और स्टेटमेंट देख लेंगे, क्यूबेस इंटरप्टस इज एन इंटरसेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल इन द एंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स। क्या ये सही है? CI जो है ये एंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स में है क्या? नहीं है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्यूबेस इंटरप्टस एंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स में नहीं है, ये हेजॉग एक्सप्रेसिंग सेल्स में होता है। तो गाइस ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टॉपिक था जिसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं इसके बाद पूरे ड्रोसोफिला पे भी एक मैंने वीडियो बनाई है प्लीज़ गाइस, बट आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया आपको, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है, और इसे लाइक भी करना। होप आपको ये CSIR के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। थैंक्स फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड लाइक।